नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों को समझकर कर लेते हैं। विदेशी बाजार से सुस्ती के संकेत फिलहाल आते हुए आप देखेंगे, क्योंकि नई तरह का कोरोना वायरस जो कि खबरों में है, फिर से चिंताएं बढ़ाता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी आपके टीवी स्क्रीन पर करीब 14,000 के आसपास, यहाँ पर 110 अंकों की गिरावट के साथ लाल निशान के बीच कामकाज आप देखेंगे। डाउ फ्यूचर्स अपने आप को फिर भी संभालने की कोशिश में और निक्केई में एक सपाट ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बीती रात अगर अमेरिकी बाजार की बात करें, कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच अमेरिकी बाजारों में भी तेज गिरावट के साथ ही ट्रेड हमने देखा और डाउ में करीब 700 अंकों की गिरावट देखने के बाद आखिरकार 380 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग हमने देखी। एसएनपी और नैस्डैक में भी देखिए तस्वीर कुछ ऐसी ही रही, करीब 200 अंकों की गिरावट नैस्डैक में, वहीं एसएनपी में भी 55 अंकों की बिकवाली का दबाव देखने को मिला। लेकिन ये नई तरह का कोरोना वायरस आखिर क्या है, क्या वजह है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि विदेशी बाजार में इतनी गिरावट हावी होती हुई दिख रही है, इसके मायने एक बार विस्तार से समझ लेते हैं। ग्लोबल मार्केट का अपडेट विस्तार से जानेंगे। वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत कितना भयानक है ये जो नया कोरोना वायरस और उसकी खबरें जो आ रही हैं? देखिए, भयानक नहीं होता तो शायद आपको लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ता। तो बोरिस जॉनसन ने जो अनाउंस किया कि कहीं ना कहीं अब उनको फिर से एक बार लॉकडाउन लगाना पड़ रहा, केवल एसेंशियल सर्विसेज या फिर अगर आप वर्क फ्रॉम होम में नहीं हैं तो ही आप बाहर निकल सकते हैं और कुछ एक्टिविटीज़ को अलाउ किया गया है। इसके अलावा पूरे यूके में कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन लगाया गया है, ये आपको साफ साफ बताता है कि कितना सीवियर ये नया स्ट्रेन है कोरोना वायरस का, जिसकी वजह से लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि हमने देखा है कि अब तक हम कोरोना को पिछाड़ के जीतते हुए आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इसको भी हम जीत लेंगे, लेकिन इसका एक रब ऑफ इफेक्ट जो है आपको यूएस के मार्केट्स पे देखने मिला, क्योंकि एक खबर जो है यूरोपियन मार्केट्स के काफी हद तक बंद होने के बाद आई, तो उसका इंपैक्ट यूएस के मार्केट्स पे देखने मिला, जहां पे अच्छा खासा शार्प सेल ऑफ देखने मिला। काफी हद तक मैं इसको मुनाफा वसूली कहूंगा, क्योंकि काफी चल चुके थे मार्केट, तो जाहिर सी बात है अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो उसके चलते मार्केट का गिरना तो लाजमी था। लेकिन देखिए, डाउ जोन्स जो है वो कहीं ना कहीं एक समय था जब 700 अंक तक लुढ़क गया था, वहां से थोड़ी बहुत रिकवरी देखने मिली, हालांकि लाल निशान में ही बंद हुआ है। यूएस में गिरावट का और एक रीजन था, और वो रीजन था कहीं ना कहीं जॉर्जिया को जो रन ऑफ इलेक्शंस है वो, क्योंकि ये इलेक्शंस जो है वो ये तय करेंगे कि सीनेट में किसको सीट मिलेगी। क्या वहां रिपब्लिकन्स का दबदबा होगा जो ऑलरेडी है, या फिर डेमोक्रेट्स वहां पे रूल करेंगे? क्योंकि अगर डेमोक्रेट सीनेट को रूल करेंगे तो कहीं ना कहीं टैक्स रेट्स जो है वो बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, और इसका इंपैक्ट भी जो है आपको कल यूएस के मार्केट्स में देखने मिला, जहां पे गिरावट हुई। तो दोहरी मार दरअसल पड़ी है कल यूएस के मार्केट्स पे। एक तो ये कोरोना के बढ़ते केसेस के चलते जो लॉकडाउन लगा यूके में, और दूसरा ये जॉर्जिया के इलेक्शंस, इसके लिए आपने देखा कि तगड़ा सेल ऑफ देखने मिला। और आप अगर आज देखेंगे तो एशियन मार्केट्स इतने डरे हुए नहीं है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स को देखिए, वहां हरे निशान में कारोबार हो रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो लग रहा है रीजंस उनके खुद के ज्यादा है। ग्लोबल ठीक है, थोड़ी बहुत चिंता तो है। बिल्कुल। तो चलिए, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की खबरें जो कि देर शाम कल आती दिखी, इसका सीधा असर हमने अमेरिकी बाजार पर देखा और इवेंचुअल इंपैक्ट हम देख रहे हैं एशियाई बाजार की शुरुआत भी फिलहाल लाल निशान के साथ होती हुई। लेकिन कोरोना वायरस का बढ़ता खतरा और जॉर्जिया का सीनेट रन ऑफ कितना अहम है, समझते हैं ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा से। अजय सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो कोरोना वायरस और साथ ही बोरिस जॉनसन ने इंग्लैंड में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इस पूरी स्थिति को कैसे देखें? अमेरिकी बाजारों में भी जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। वायरस के नए वेरिएंट से दुनिया भर के बाजारों में कितना डर देखने को मिल सकता है? जी मानसी, बिल्कुल इसमें अभी प्रॉब्लम ये है कि काफी बड़ा लॉकडाउन यूके ने अनाउंस किया है। कल उनके मार्केट ऊपर थे क्योंकि ब्रेक्सिट का डील हो गया था वीकेंड को, तो एक राहत की रैली देखी हमने। फुटसी नियरली 3% ऊपर गया, बंद होते होते उसमें 1.5% की गिरावट आ गई। तो ये कोरोना का जो जोखिम है फिर बढ़ गया है। बट इसमें दो डिफरेंसेस हैं। एक तो है कि वैक्सीन तेजी से बढ़ रही है। अब देखिए, इजराइल से नंबर आए कि 14% उन्होंने पॉपुलेशन को इनोक्यूलेट कर दिया। ब्रिटेन ने 8% अपनी पॉपुलेशन को ऑलरेडी वैक्सीन दे दी है, और विश्व भर में 12 मिलियन लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है अभी तक। और हर हफ्ते अब हम देखेंगे कि 10 से 15 मिलियन लोगों को विश्व भर में वैक्सीन लगाते जाएंगे। तो वैक्सीन एक आ गई है। दूसरा है कि मार्च के लॉकडाउन के बाद बहुत लर्निंग्स है मानसी, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग पे हमें इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। और कल आप अगर अमेरिकी मार्केट देखें तो क्या गिरा, सर्विसेज गिरे। जो इम्पैक्ट होंगे कोरोना से, वो उस तरह के स्टॉक्स गिरे। दूसरी अहम बात ये थी कि
अब जॉर्जिया में टक्कर हो गई है, दोनों की बहुत कांटे की टक्कर रह गई है। और अगर डेमोक्रेट से जीत जाते हैं दोनों सीटें, सेनेट का अगर कंट्रोल लेते हैं, तो टैक्स बढ़ेंगे, रेगुलेशंस बढ़ेंगे। हमने देखा इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का एक मेजर बढ़ा, जो 2% से आगे बढ़ा। तो मार्केट को ये लग रहा है कि फिस्कल स्टिमुलस ज्यादा बड़ा वो लेके आएंगे बाइडेन। वो डॉलर के लिए वीक करेगा डॉलर को, बट मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है, चाहे बाद में इन्फ्लेशन की तरफ वो इशारा कर रहा है। दूसरी अहम बात यह है कि अगर बाइडेन जीत जाते हैं तो क्या क्या चलेगा। वो एक गोल्डमैन सैक्स की बास्केट है जो प्रो बाइडेन आप कह सकते हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ा। उसमें सबसे बड़ा है साइक्लिकल्स। तो कल हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन, ये जो भी फिस्कल स्टिमुलस से जिनको बेनिफिट मिलेगा, इन्वेस्को का एक सोलर ETF है मानसी, कल गिरते हुए मार्केट में वो 2% बढ़ गया। तो यही दर्शा रहा था मार्केट को, डर ये था कि ब्लू स्वीप ना हो जाए। डेमोक्रेट्स अगर तीनों हिस्से गवर्नमेंट के कंट्रोल करते हैं, प्रेसिडेंसी, उनकी लोकसभा, उनकी राज्यसभा, तीनों अगर वो कंट्रोल में लाते हैं, तो टैक्स बढ़ेंगे, रेगुलेशन बढ़ेंगे, बड़ा फिस्कल स्टिमुलस आएगा और क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल्स पे बहुत फोकस आ जाता है। तो ट्रेडिशनल सेक्टर्स जो आप कह सकते हैं कि यूएस के वो गिरे, बट हमने साइक्लिकल सेक्टर्स बढ़ते देखे। तो अब आज तो देख लेंगे, कल सवेरे हम बताते हैं क्या निष्कर्ष निकल के आता है। और कल बहुत अहम बैठक है अमेरिकी कांग्रेस की, जहां पे यूएस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना है, और वो लगभग तय है कि जो बाइडेन हो जाने चाहिए। तो ये दो खतरे के दिन है मार्केट के लिए, और मार्केट इसको बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है। वॉलेटाइल रहेंगे मार्केट आज और कल इसके चलते। अजय सर, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और विस्तार से हमें विदेशी बाजार और साथ ही ये जो कोरोना से जुड़े संकेत मिलते हैं इसे समझाने के लिए। तो खास तौर से ये तमाम चीजें हैं जिसके चलते 2 दिनों में वॉलेटाइल कारोबार देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देखिए कोरोना के जो नए वेरिएंट की खबर आ रही है उससे परेशानियां बढ़ रही हैं, और साथ ही जॉर्जिया का जो रन ऑफ इलेक्शन है उसकी भी इंपॉर्टेंस यहाँ पर हमने समझी। और साथ ही आज जो अमेरिकी कांग्रेस की बैठक होने वाली है इस पर भी फोकस जरूर रहेगा। 2 दिन इसका असर बाजार पर देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस का एक्शन एक बार क्विकली समझ लेते हैं। कल एफआईएस ने कैश मार्केट में खरीदारी की है 1843 करोड़ की, वहीं डीआईएस ने कैश मार्केट में बिकवाली की है 715 करोड़ की। वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 2448 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो कैश मार्केट और वायदा बाजार में एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े अब भी कायम है, लेकिन कैश मार्केट में डीआईएस जो है 715 करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार पर कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा फिर से मंडरा रहा है, कैसे समझे इन संकेतों को? भारतीय बाजार के लिए फिर आज कैसा सेशन रहेगा, पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, एक ही चीज नेगेटिव हुई है, वो है यूके में फिर से लॉकडाउन लगना। उसके अलावा ऐसा कोई भी नई बात नहीं है जो कि बाजारों को पता ना हो कि इस तरह का एक्शन हो सकता है या कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। और यूके का लॉकडाउन भी कमोबेश थोड़ा बहुत तो अंदाजा था ही, क्योंकि बाजार काफी बढ़े हुए थे और हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग की जो कुछ भी कारण होनी थी वो कारण कोई न कोई बनता है, और ये यूके का लॉकडाउन वो कारण बना है। जहाँ तक जॉर्जिया के इलेक्शंस का सवाल है, जिसकी वजह से भी थोड़ी सी टेंशन है, लेकिन इसमें भी ब्रॉडली तो अंदाजा था ही कि ये होने वाला है। सो दोनों इवेंट्स कमोवेश पता थी बाजार को। एक हेल्दी करेक्शन के लिए जिस ट्रिगर की जरूरत होती है वो आपको मिल गया है। मेरा ये समझना है कि इसे एक बाजार के रनिंग करेक्शन के तौर पर लेना चाहिए, और जब तक बाजार कहीं कोई अहम लेवल्स को ना तोड़े और जब तक फ्लोज आपको नेगेटिव होते ना दिखे, तब तक बहुत डरने घबराने की जरूरत है। हल्की सी सावधानी आपको, अलर्टनेस सिर्फ इतनी रखनी है कि आपको पोजीशन अपनी लिमिट में रखनी है, उतना ध्यान में रखें। क्योंकि जो नवंबर और दिसंबर में हमने बढ़िया तेजी देखी, उसके बाद हल्की फुल्की अगर वॉलेटिलिटी होती है, थोड़ा उतार चढ़ाव होता है, तो उसके लिए तैयारी रखनी चाहिए। और ऐसे में मेरा ये मानना है 13,950, 14,025 आज निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा दिन के दौरान। इन लेवल के नीचे आने के बाद ही आपको कमजोरी का पहला संकेत मिलेगा, अदरवाइज आप बाजार रनिंग करेक्शन के तौर पर देखेंगे। दूसरी बात, ऊपरी स्थानों पर 14,175, 14,225 ये हल्की फुल्की रेंज है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आ सकती है।
जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, ये जरूर थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है। पिछले 3 दिनों से छोटी छोटी सही, लेकिन लाल निशान में क्लोजिंग बैंक निफ्टी की तरफ से होती हुई दिख रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के लिए अब 30,875, 30,925 ये मजबूत सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट के आसपास रुकता है तो ठीक, इसके नीचे जाता है तो ही थोड़ी रिस्क खुलती है। तो 30,875, 30,925 इस रेंज पर फोकस करिए बैंक निफ्टी पर। ऊपरी स्थानों पर 31,400, 31,500 बड़ी रुकावट का लेवल है, इसके पार जाना थोड़ा सा मुश्किल है। शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और पहली रणनीति यहाँ पर हमें बताने के लिए। तो यहाँ पर जितने भी लेवल्स और रणनीति मैं आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि विदेशी बाजार से इम्पैक्ट हम देख रहे हैं और 2 खबरें हैं जो कि ऑलरेडी कुछ हद तक हमें जानकारी थी और उसी का असर देखने को मिल रहा है। लेकिन भारतीय बाजार के लिए स्ट्रैटेजी को अगर समझने की कोशिश करें, 13,950 से 14,025 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। ऊपरी रेंज यहाँ पर आप ध्यान में रखकर चल सकते हैं 14,175 से 14,225 की। बैंक निफ्टी के लिए कमजोरी हम पिछले ट्रेडिंग सेशन में देख रहे हैं और यहां पर कुछ हद तक ट्रेडिंग रेंज को आप मानकर चलें 30,875 से 30,925 ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। गिरावट और कमजोरी बैंक निफ्टी में ज्यादा देखने को मिल रही है। ऊपरी रेंज जो है 31,400 से 31,500 की रहेगी बैंक निफ्टी के लिए। इसे आप ऊपरी रेंज के तौर पर इस दायरे को मानकर चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि खबरों के चलते आज कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा। वरुण हमारे साथ मौजूद है। वरुण बताएं खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं? देखिए, काफ़ी सारी कंपनियों ने अपना जो Q3 का अपडेट है वो दिया है, तो उसका इम्पैक्ट आपको स्टॉक्स पे देखने मिलेगा। इसमें सबसे आगे तो बजाज फाइनेंस का काउंटर होगा, जिसके अपडेट्स काफ़ी अच्छे हैं। AUM ग्रोथ जो है 4.8% है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिपॉजिट ग्रोथ 10.2% है। कैपिटल CRAR जो है 28% के आसपास निकल के आया है और जो नए लोन्स बुकिंग की है कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 67% के आसपास का उछाल देखने मिला है। जो क्वार्टरली अपडेट है बजाज फाइनेंस का वो काफ़ी बेहतर है। HDFC ने भी अपना क्वार्टरली अपडेट दिया है Q3 का। यहाँ पे जो इंडिविजुअल लोन कारोबार है उसमें लगातार सुधार देखने मिल रहा है। कुल डिसबर्समेंट जो है उसमें करीब 26% के आसपास का बढ़ोतरी देखने मिली है और बाकी आंकड़े जो है वो भी अच्छे नजर आ रहे हैं। वहीं फोर्स मोटर्स, इस कंपनी की जो दिसंबर के कंपनी ने सेल्स के आंकड़े दिए हैं वो थोड़े कमज़ोर हैं। कुल बिक्री जो है उसमें साल दर साल करीब 60% की गिरावट हुई और मंथ ऑन मंथ भी करीब 4% के आसपास की गिरावट देखने मिले। केवल एक्सपोर्ट्स जो है वो थोड़े बेटर है, 29% के आसपास एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी हुई है। तो एक्सपोर्ट्स को छोड़ दे तो बाकी नंबर्स फोर्स मोटर्स के तो वीक है। NFL यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर, यहाँ पे कंपनी का अपडेट काफ़ी अच्छा है। Q3 में कंपनी ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है, 9.99 लाख मिलियन टन के आसपास का यूरिया का उत्पादन इस कंपनी ने किया है। तो ये स्टॉक आज फोकस में होगा। सन फार्मा और स्पार्क यहाँ नज़र रखिएगा, क्योंकि कंपनी ने सीवियर प्लेग की एक बीमारी है उसके लिए ओरल दवाई जो है उसका फेज 2 ट्रायल जो है उसको शुरू कर दिया है। तो इसका इम्पैक्ट आपको स्पार्क और सन फार्मा में देखने मिलेगा। मॉइल, इस कंपनी ने गुजरात में मैग्नीज ओर की माइनिंग के लिए GMDC के साथ एक JV बनाया है। KNR कंस्ट्रक्शन, इस कंपनी को 603 करोड़ का ऑर्डर मिला है। मुरुदेश्वर सिरामिक्स, इस कंपनी की 13 जनवरी को बोर्ड की बैठक है। प्रमोटर को इक्विटी और कन्वर्टेबल वारंट्स जारी करने पे ये कंपनी फैसला करने वाली है। और सबसे आखिरी में वंडरला हॉलीडेज, हैदराबाद पार्क जो है 9 जनवरी से खुलने वाला है। 9 जनवरी से पहले 2 दिन इंटरलाइन वर्क्स के लिए पार्क खोला जाएगा। तो ये एक वंडरला के लिए अपडेट है जो शायद काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। कई सारी खबरें हैं जिस पर नजर रहेगी, लेकिन अब रुक करते हैं एक एक्सक्लूसिव खबर का। NHPC के लिए एक बड़ी खबर है और हमारे संवाददाता चेतन भूटानी हमारे साथ जुड़ गए हैं ये बड़ी खबर लेकर। चेतन, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या एक्सक्लूसिव खबर है आपके पास? गुड मॉर्निंग मानसी। जो हमारे टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज इस टाइम पे हमको बता रहे हैं वो ये है कि हाल ही फिलहाल में इंफ्रास्ट्रक्चर रिव्यू मीटिंग हुई थी जो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद चेयर करी थी, जिसमें जो पकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है 1000 मेगावाट का, उसमें जो NHPC इम्पैक्ट कंस्ट्रक्ट कर रहा है 8100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और काफी अच्छी खबर इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे आते हुए प्रधानमंत्री ने सारी जो इश्यूज हैं वो क्लियर करवाए हैं और जो आखिरी के 2 या 3 पड़ाव हैं वो पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने बोला है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके जो लैंड एक्विजिशन है उसको फटाफट पूरा किया जाए, ताकि जो प्रोजेक्ट है NHPC के पास कम्प्लीटली आ जाए और वो लैंड एक्विजिशन करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का। ये पकलदुल प्रोजेक्ट जो है ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट पे एक नदी है उसके ऊपर बन रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। और ये मरसूदार रिवर है जो चेनाब रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, उस पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है। 8100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो प्रधानमंत्री ने इनफैक्ट ये भी डायरेक्ट किया है पावर मिनिस्ट्री को कि 31 जनवरी 2025 तक, लग से मतलब अब से 5 साल के बाद
या 4 साल के बाद ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाना चाहिए, तो ये डेफिनेटली काफ़ी अच्छी खबर रहेगी एनएचपीसी के इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए एंड जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी खबर रहने वाली है। बिल्कुल चेतन, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एनएचपीसी से जुड़ी बड़ी खबर आती हुई दिख रही है और इससे जुड़े अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति बताई है, आइए उसे देख लेते हैं। तो जनवरी की 520 की कॉल एफएनओ में इसमें दिमाग में ली जा सकती है। 22 रुपये 95 पैसे पे जो लास्ट क्लोजिंग है वो मैं आपको भाव बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस रखें 19 रुपए का और इसके अंदर टारगेट रखेंगे आप 29 रुपए का। दूसरा जो स्टॉक है वो है कोफोर्ज और आईटी क्षेत्र के स्टॉक्स वापस डिमांड में हैं। और याद रखिए कि कोफोर्ज ने एक बहुत ही तगड़ा नया हाई बनाया था अक्टूबर महीने के अंदर और अब ये करीब ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो चुका है। तो 150 रुपए ही टारगेट है इसका। स्टॉप लॉस रखें 95 रुपए का। ओके, तो चलिए दो ऑप्शंस की दमदार कॉल्स आपके पास यहाँ पर आती हुई और अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स जहाँ पर जान लीजिए। चॉइस ब्रोकिंग की राय टाटा कंज्यूमर पर है, आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 630 के लक्ष्य को मानकर चलें, 590 का एक स्टॉप लॉस आप लगाइएगा और टाटा कंज्यूमर में खरीदारी की राय आती हुई देखने को मिल रही है। 604 के लेवल्स पर यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस पर ये ट्रेड कर रहा है। 630 के टारगेट्स को मानकर आप चले। इसके अलावा आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से एक कॉल आती हुई दिखी है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स पर। यहाँ पर 1100 के टारगेट्स को मानकर चलें, 1040 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। 1100 की टारगेट्स के लिए यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो दो कॉल्स हैं, दोनों की दोनों खरीदारी की तरफ इशारा करते हुए। अब हमारे साथ www.manusjaiswal.com के मानस जायसवाल जुड़ चुके हैं। मानस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर आज के लिए आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, ट्रेंड में तो कोई चेंज नहीं लगता है। कल भी आपने लोअर लेवल से वी शेप रिकवरी देखी, हालांकि आज मॉर्निंग में शायद हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, बट लोअर लेवल पे काफी सपोर्ट दिखता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा कोई गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले और 100 पॉइंट निफ्टी करेक्ट हो आज मॉर्निंग में, तो वो खरीदारी के मौके होंगे। 13,950 का स्टॉप लॉस रखिए, 14,300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में हालांकि अभी आपको फ्रेश लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है जब तक 31,400 के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट आपकी जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है वहां पर आप बिल्कुल बने रह सकते हैं 30,600 के स्टॉप लॉस के साथ। मानस जी, आज के लिए आपके रेकमेंडेशन स्टॉक्स पर क्या होंगे? देखिए, पहला तो मेटल क्षेत्र, क्योंकि मेटल क्षेत्र कल भी लाइमलाइट में था और मैं समझता हूँ इस तरह की रैली हमें और भी देखने को मिलेगी मेटल क्षेत्र में। हिंडाल्को ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है चार्ट में, जब स्टॉक ने 245 के लेवल्स ब्रेक किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर एक शार्प अप देखने को मिलेगा। हिंडाल्को 275 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है, तो खरीदारी करें। 244 का स्टॉप लॉस रखे। और कल टायर स्टॉक्स में भी बाइंग इंटरेस्ट था। अपोलो टायर्स लोअर लेवल्स पे रिकवर हुआ है, एक रेजिस्टेंस था 185 का, स्टॉक ने वो ब्रेक किया है, तो यहाँ रिकवरी अभी और देखने को मिलेगी। 200 रुपए के टारगेट सेट करके चले, 182 का स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो चलिए हिंडाल्को साथ ही अपोलो टायर्स दोनों पर ही खरीदारी की कॉल्स मानस जी की तरफ से आती हुई। मानस जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी में आज कहाँ है कमाई के मौके, जान लेते हैं। हमारे साथ अजय केडिया जुड़ गए हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट, सोने चांदी का आउटलुक अच्छी तेजी के साथ ट्रेड हमने देखा है, आगे कैसे स्तर दिख रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, पिछले 2-3 सेशन के अंदर हमने गोल्ड में काफी अच्छी तेजी आती हुई देखी। काफी मल्टीपल रीजन है जो गोल्ड को सपोर्ट कर रहे। एक हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यू गिरावट है। कोविड का कंसर्न हमने यूके से वापस बढ़ते हुए देखा। फ्रेश लॉकडाउन जो लेवल 5 तक पहुंच गए हैं, ये काफी कंसर्निंग है। साथ में हमने देखा कि जो स्टिमुलस दिया गया, तो ये सभी फैक्टर गोल्ड को सपोर्ट करे। इनफैक्ट जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि $1900 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो सीधा 1950 तक जा सकता है। तो आई थिंक मार्केट कंफर्टेबल जोन में है। कल की तेजी के बाद थोड़ा अगर आज पुल बैक मिलता तो 51,250 पे गोल्ड लेके चलिए। 51,050 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में मुझे लगता है 51,700 तक हम गोल्ड को जाते हुए देख पाएंगे। बिल्कुल, तो चलिए खरीदारी की राय 51,250 के लेवल्स पर आप खरीदारी करके चल सकते। 51,050 के स्टॉप लॉस को यहाँ पर मानकर चले। बुलियन मार्केट में सोने पर खरीदारी कीजिएगा। 51,700 का टारगेट यहाँ पर आप ध्यान में रखकर चल सकते हैं। अजय जी, कच्चे तेल की चाल पर आपका आउटलुक क्या है? कच्चे तेल में कल हमने देखा ओपेक से कुछ अपडेट आ रहा था, बट कोई भी डिसीजन नहीं बन पाया। आज फिर से ये मिलेंगे तो अनसर्टेनिटी के साथ कच्चा तेल ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बट इन बिटवीन हमने देखा जो यूके में कंसर्न्स हुए हैं उसके चलते थोड़ा प्रेशर कल आते हुए जरूर देखा है हमने। बट लेट्स सी, जब तक ना ओपेक से अपडेट नहीं आता है मार्केट एक दायरे में ही रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट 3450 से लेकर 3600 के बीच में रहेगा, क्योंकि ब्रेंट अभी भी 51 के ऊपर अच्छे से मेंटेन है, जो कहीं ना कहीं एक
साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे रहा है। तो आई थिंक दायरे में ही आज ओपेक की आउटकम से पहले मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जी, कॉपर पर आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल मानसी जी, अगर कॉपर की बात करें तो हमने वेरी स्मार्ट रिकवरी पिछले हफ्ते में आते हुए देखी थी। हमने देखा प्राइजेस में 595 तक का लो मारने के बाद रिकवरी आते हुए दिखाई दे रहा है। टाइमिंग हमें लगता है 600 के ऊपर काउंटर अभी भी स्ट्रांग है। फंडामेंटल जो डेटा पॉइंट देखे थे मैन्युफैक्चरिंग के, वहां पे कहीं ना कहीं रिकवरी का मौका अभी भी दिखा है। तो आई थिंक कल एक हायर लेवल्स पे यूके की न्यूज के बाद थोड़ा पुल बैक जरूर दिखाया है, बट 600 के ऊपर हम लेके चल सकते हैं। 597 का स्टॉप लॉस रहेगा, फिर से 605 तक का लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए क्विकली अब ब्रोकरेज का एक्शन कहां पर आज दिख रहा है ये आपको बता देते हैं। आरबीएल बैंक पर सीएलएसए की एक रिपोर्ट आती हुई दिखी है। कवरेज जो है इन्होंने इनिशिएट की है, खरीदारी की राय के साथ इन्होंने कवरेज को शुरू किया है। लक्ष्य यहाँ पर 330 के दे रहे हैं। इनका मानना है कि नए सेगमेंट्स में कंपनी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रदर्शन कर सकती है और FY23 तक कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी में 13% के लेवल्स तक देखने की उम्मीद है और इसी के चलते नई कवरेज इन्होंने इनिशिएट की है। लक्ष्य यहाँ पर आरबीएल बैंक पर सीएलएसए 330 के दे रहा है।